नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान ही एक समस्या बन जाए? दुनिया में इस वक्त फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई है। कोई देश कहता है कि हम बढ़ती जनसंख्या से परेशान हैं, तो कोई देश कहता है कि हम घटती जनसंख्या से परेशान हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भारत बढ़ती जनसंख्या से परेशान है या घटती जनसंख्या से, बहुत हद तक आपका जवाब बढ़ती जनसंख्या ही होगा। लेकिन एक नई स्टडी ये बताती है कि अब हमें घटती जनसंख्या से भी परेशान होने की जरूरत है। दुनिया में आज कई देशों की जनसंख्या घट रही है और घटती जनसंख्या की वजह से ये तमाम देश परेशान हैं। घटती जनसंख्या दर की वजह से इन देशों में जनसंख्या असंतुलन का संकट पैदा हो गया है और इससे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दुनिया में दो तरह के ब्लॉक्स बन चुके हैं, जहां एक ब्लॉक में आने वाले देश बढ़ती जनसंख्या से परेशान हैं, तो वही दूसरे ब्लॉक में जो देश हैं वो घटती जनसंख्या की वजह से परेशान हैं। बात चीन की करते हैं, पड़ोसी मुल्क है हमारा। चीन में जन्म दर बीते 4 दशक में सबसे नीचे आ चुकी है। ज्यादातर अमेरिकी लोगों का भी कहना है कि वो चाइल्ड प्लान नहीं कर रहे हैं और अब भारत का फर्टिलिटी रेट भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है। भारत में हम दो हमारे दो पर अमल तेजी से घट रहा है और अब ज्यादातर जोड़े एक ही बच्चा चाहते हैं। इससे देश की जन्म दर में 2050 तक गिरावट आ जाएगी और दुनिया भर की जन्म दर पर शोध के बाद लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी है। रिपोर्ट में क्या है ये भी समझिए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब सभी देशों में प्रजनन दर घट रही है। औसत वैश्विक प्रजनन दर 1950 में 4.84 थी, जो 2021 में 2.23 हो गई है और इस सदी के अंत यानी साल 2100 तक इसके 1.59 यानी कि 1.59 रह जाने के आसार हैं। और भारत में प्रजनन दर 1950 में यानी कि आज़ादी के लगभग 3 साल बाद 6.18 थी, जो लगभग 30 साल बाद ही काफ़ी इसमें गिरावट दर्ज की गई। 1980 में घटकर भारत में प्रजनन दर 4.6 पर आ गई और ये तेजी से घटते हुए 2021 में 1.91 पर आ गई है। ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफी कम है। आबादी विशेषज्ञों का ये मानना रहा है कि रिप्लेसमेंट लेवल के लिए प्रजनन दर कम से कम 2.1 होनी चाहिए और अनुमान है कि 2050 तक भारत में ये प्रजनन दर 1.29 ही रह जाएगी। इससे आबादी एकदम तो कम नहीं होगी, लेकिन उसमें युवाओं का अनुपात कम हो जाता है और ये संकट सन 2100 तक और गहरा जाएगा। तेजी से शहरीकरण और गर्भ निरोधक तक लोगों की आसान पहुंच ने भी भारत में प्रजनन दर पर काफी हद तक असर डाला है और लैंसेट की रिपोर्ट अगर सही साबित होती है तो आने वाले दशकों में भारत के सामने ये बड़ी चुनौती होगी, गिरता प्रजनन दर। वहीं जन्म दर में कमी से वर्कफोर्स पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ जाएगा। लैंगिक अनुपात भी गड़बड़ाएगा, क्योंकि पहली संतान लड़का होने के बाद दूसरा बच्चा पैदा नहीं करने का ट्रेंड भी लगातार बढ़ा है। अभी दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी 0.72% है। कुल प्रजनन दर बच्चों की वो औसत संख्या है जो एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान पैदा करती है। दुनिया की जनसंख्या पर अगर एक नजर डालें तो भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी घटती हुई जनसंख्या से परेशान भी हैं। चीन में भी जनसंख्या तेजी से घट रही है। चीन में लोग महंगाई और बेरोजगारी की वजह से फैमिली बना ही नहीं रहे हैं। चीन में लोग केवल इसलिए फैमिली प्लान नहीं करना चाहते क्योंकि वो बच्चों का खर्च उठाने में नाकाम हो रहे हैं। और किसी भी देश की आबादी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौजूदा संसाधनों पर भी बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जिन देशों में जन्म दर घट रही है वहां भी संकट बहुत विकराल है। जिन देशों में लगातार जन्म दर में गिरावट देखी गई, इन देशों में बूढ़े लोगों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की जन्म दर उससे भी तेजी से घट रही है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। जीवन संतुलन से ही सरता है। जरा सा असंतुलन सब कुछ बिगाड़ देता है। लेकिन आजकल जनसंख्या असंतुलन कई देशों की परेशानी का कारण बना हुआ है। हाल ही में जापान और सिंगापुर की सरकारों ने बताया
खुद इस बात का जिक्र किया कि देश में कितनी तेजी से जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। पहले सिंगापुर की समस्या जान लेते हैं। सिंगापुर अपनी घटती जनसंख्या से लगातार परेशान है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की मंत्री इंद्रानी राजा ने देश की पार्लियामेंट में जानकारी दी। सिंगापुर की पार्लियामेंट में जानकारी देते हुए कहा कि सिंगापुर की कुल प्रजनन दर 1 से भी कम होकर 0.97 हो गई है। प्रजनन दर का यह आंकड़ा सिंगापुर के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सिंगापुर में जन्म दर भी औसत 2.1 से बेहद कम हो गई है। सिंगापुर में वर्ष 2021 में प्रजनन दर 1.12 थी, जो 2022 में 1.04 हो गई है, यानी कि एक साल में ही इसमें भारी गिरावट देखी गई है और सिंगापुर की प्रजनन दर गिरकर 0.97 ही रह गया। सिंगापुर अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें जनसंख्या खतरनाक स्तर पर कम हो रही है। सिंगापुर इन दोनों दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ सिंगापुर में जन्म दर और प्रजनन दर तेजी से नीचे गिरी है, तो दूसरी तरफ सिंगापुर की आबादी बूढ़ी हो रही है और ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ सालों में सिंगापुर में काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो जाएगी और जब काम करने वाले लोगों की कमी होती है तो उसका सीधा असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और यहाँ पर भी सिंगापुर में भी इसका असर सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखने लगेगा। अब बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके दिमाग में ये सवाल आए कि सिंगापुर को इस संकट ने अचानक कैसे घेर लिया और उसके कारण आखिर क्या है। दरअसल सिंगापुर में जनसंख्या कम होने की कई बड़ी वजहें हैं। पहला कारण क्या है, ये भी समझिए। कोरोना के समय सिंगापुर में तलाक की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, यानी कोविड काल में तलाक बड़ी संख्या में हुए। दूसरा कारण बच्चों के पालन पोषण में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी, यानी बच्चों को पालने का पढ़ाने का जो खर्चा है वो बढ़ा है और इसी वजह से कपल्स परहेज कर रहे हैं बच्चा करने से। तीसरा कारण क्या है, बच्चों की परवरिश का दबाव और काम के साथ साथ परिवार के बीच बढ़ रहा असंतुलन। वर्क और फैमिली का जो बैलेंस है वो न हो पाना एक बड़ा कारण यहाँ महसूस किया जा रहा है। एक और कारण है, 2023 में सिंगापुर में 26,500 शादियां हुई, 30,500 बच्चे पैदा हुए, यानी शादियों की संख्या भी घट रही है। शादियां नहीं हुई तो बच्चे भी पैदा कम हुए हैं और सिंगापुर इस संकट से निपटने की लगातार कोशिश कर रहा है। सिंगापुर में बेबी बोनस के तौर पर माता पिता को 10,000 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 6 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ प्रजनन दर और जन्म दर दोनों में लगातार गिरावट हो रही है, जो सिंगापुर के लिए सबसे बड़ी समस्या भी बन गया है। और सिंगापुर ऐसा अकेला मुल्क नहीं है। सिंगापुर के साथ जापान भी ठीक इसी समस्या से जूझ रहा है। जापान में भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिससे एक देश एक समाज के तौर पर संतुलन बनाए रखने में जापान नाकाम हो रहा है और बाकायदा जापान सरकार ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। जापान सरकार की जारी रिपोर्ट में जापान सरकार ने वर्ष 2023 की बर्थ रेट के बारे में बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में बच्चों के जन्म लेने की संख्या इसमें 5.1% की गिरावट आई है, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। पिछले वर्ष यानी कि सन 2023 में जापान में सिर्फ 7,58,631 बच्चे ही पैदा हुए थे। वर्ष 2022 में इस देश में यानी जापान में 7,99,728 बच्चों का जन्म हुआ था। करीब करीब आंकड़ा 8 लाख के करीब है और उसके पहले साल यानी सन 2021 में कोविड काल था, लेकिन 8,11,604 बच्चों का जन्म 2021 में जापान में दर्ज किया गया। एक साल और पहले चल लेते हैं, सन 2020, उस साल कोविड के ठीक पहले वाला वक्त समझ लीजिए। 2020 में जापान में 8,40,832 बच्चों का जन्म हुआ था, यानी हर वर्ष जापान में जन्म दर कम होती जा रही है। वर्ष 2023 में पैदा हुए बच्चों की संख्या का गुणा गणित अगर समझें तो जन्म दर का आंकड़ा सिर्फ 0.6% नजर आता है और जापान में भी जनसंख्या दर वाला तराजू पूरी तरह से डामाडोल हो चुका है। जापान में जन्म दर असंतुलन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और जापान में बहुत से लोग बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते। इसके साथ ही वो शादी करने से भी बचने लगे हैं। जापान में साल 2023 की बात कर लेते हैं। शादियों की संख्या में 5.9% की गिरावट हुई है, करीब करीब आंकड़ा 6% का है। जापान में साल 2023 में लगभग 4,89,281 शादियां हुई और पिछले 90 वर्षों में पहली बार शादियों की संख्या में
5 लाख से नीचे का आंकड़ा देखा गया है। 40 साल में 30% घट जाएंगे जापानी। और शादियां कम हुई तो बच्चे भी कम पैदा होंगे। नतीजा बच्चों की जन्म दर में भारी कमी देखी जा रही है। और जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च के अनुमान के मुताबिक अभी जापान की जनसंख्या करीब 12 करोड़ 28 लाख है। यूपी से अधिक जनसंख्या है जापान के देश की। वर्ष 2065 तक जापान की आबादी घटकर 8 करोड़ 80 लाख रह जाने का अनुमान है। यानी इसमें लगभग 4 करोड़ की गिरावट दर्ज की जाएगी महज कुछ ही सालों में। वर्तमान जनसंख्या के मुकाबले कुल जनसंख्या में करीब 30% की कमी देखी जाएगी। उस समय हर 10 में से 4 जापानी नागरिक की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा होगी। बुजुर्ग होंगे। ज्यादातर आबादी के एक बड़े हिस्से में बुजुर्गों की हिस्सेदारी होगी। जापान ने खूब तरक्की की है। जापान एक विकसित देश है। यहाँ तेजी से शहरीकरण हुआ है। लोगों के जीने का तरीका बदल गया। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं और इन तमाम वजहों से भी जापान का बर्थ रेट कम होता गया। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जापान की सच्चाई यही रही असली में। इसलिए अब जापान की सरकार भी इस देश के सामने इस मुद्दे को सबसे बड़ा संकट मान रही है। दुनिया में कई देश बढ़ती आबादी की वजह से भी चिंतित हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन जापान में स्थिति बिल्कुल अलग है। बूढ़े होते जापान में सरकार बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम तक दे रही है। जापान की फूमियो किशिदा सरकार नागरिकों को देश की राजधानी टोक्यो को छोड़ने के लिए कह रही है। टोक्यो में आबादी क्षमता से ज्यादा है और इसीलिए सरकार यहां के नागरिकों को 1 मिलियन येन यानी करीब 6.25 लाख रुपए दे रही है, ताकि लोग यहां से टोक्यो से बाहर निकलें, दूसरे शहरों में जाएं, वहां बसें और दूसरे शहरों में भी जनसंख्या का संतुलन बना रहे। जापान के चीफ कैबिनेट सचिव योशीमासा हयाशी ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। जापान सरकार बच्चे पैदा करने पर पेरेंट्स को 3 लाख रुपए देती है और इसके अलावा घर बसाने के लिए तैयार युवाओं को 6 लाख येन करीब 4,25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि लोग शादी करें, बच्चे पैदा करें। लेकिन इसके बावजूद जापान की जन्म दर साल दर साल घटती जा रही है और आबादी पर एक बड़ा संकट ये है। और यहाँ एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब जापान सरकार बच्चे पैदा करने के लिए पर्क्स यानी कि इनाम दे रही है, तो इसके बावजूद भी स्थिति आखिर सुधर क्यों नहीं रही है। दरअसल जापान में 20 से 40 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, वो महंगाई और नौकरी से जुड़ी चिंताओं के कारण फैमिली प्लानिंग करने से लगातार दूर भाग रहे हैं। बच्चों को अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का दबाव रहता है। किसी भी देश के लिए, किसी भी आबादी के लिए ये चैलेंज होता है, लेकिन पढ़ाई पर खर्च ज़्यादा है। इसीलिए भी जापान में लोग बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं और बड़े शहरों में छोटे अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए भी महिलाएं परिवार नहीं बढ़ाना चाहती। पढ़ा लिखा युवा आज के समय में अकेले रहना भी पसंद करता है। इसका खामियाजा भी, उस मुद्दे का असर भी जापान पर देखा जा रहा है और उसका खामियाजा पूरा जापान उठा भी रहा है। जापान में पिछले कई वर्षों में लिव इन रिलेशनशिप का चलन भी तेजी से बढ़ा है। लिव इन में रहने वाले युवा अपनी जिंदगी तो मजे से जी रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप नहीं बनना चाहते। यहाँ लोग बच्चों को झंझट मानने लगे हैं। जापान की युवा लड़कियां शादी करने और बच्चा पैदा करने से दूरी बना रही हैं। जापान में साल 2020 में 25 से 29 आयु वर्ग की 66% लड़कियां शादीशुदा नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की। 30 से 34 आयु वर्ग की 39% लड़कियां जिन्होंने शादी से दूरी बना ली। और जापान के लिए आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि डराने वाला है। इन देशों में भी जनसंख्या में आ रही है कमी। और जापान अकेला नहीं है, सिंगापुर के साथ कई ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट में हैं। जापान जैसे विकसित देश में लोग बच्चे पैदा करने को बोझ समझने लगे हैं। इसका असर जापान में पिछले कई वर्षों में लगातार दिख रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां आबादी तेजी से घट रही है, जिसमें जापान के अलावा अमेरिका, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चीन जैसे देश भी हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में बच्चा पैदा करने की दर यानी महिलाओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.2 रह गया है। अमेरिका का भी लगभग यही हाल है। अमेरिका में महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 1.7 है। सिंगापुर में दर और ज्यादा कम है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 0.97 है ये। और हांगकांग में महिलाओं के बच्चा पैदा करने की दर सिर्फ 0.8 है। स्पेन में दर 1.2 है, 1.2, और इटली में दर 1.3 रह गई है। यानी कि यहाँ एक महिला औसत एक बच्चा पैदा करती है। और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले समय में बच्चे पैदा न करना न्यू नॉर्मल हो सकता है और शायद आबादी को लेकर हमें अपना कैंपेन
360 डिग्री घुमाकर डिजाइन करना पड़े। कम बच्चे पैदा करने की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाए। आबादी के तराजू को संतुलित रखना बेहद ज्यादा जरूरी है और इस संतुलन के बारे में पहले से सचेत रहना एक ठीक कदम है।